हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जनक सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। अपना एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं सर्वनाम। वैसे आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अपन डेफिनेशन से करते हैं। बहुत ही सरल है। द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। हिंदी में सीधे शब्दों में समझेंगे अपन तो कोई भी वह शब्द जो अपन लिखते समय नाउन की जगह, संज्ञा की जगह, जो अपन पहले पिछले वाले टॉपिक में नाउन जो अपन लिया था उसमें पढ़ चुके हैं, नाउन की जगह, संज्ञा की जगह जिस भी शब्द को अपन प्रयुक्त कर सकते हैं वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए, जब हम कुछ लिखते हैं अंग्रेजी में, जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ माय बेस्ट फ्रेंड पर अपन कुछ एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं उस पैराग्राफ के शुरुआती। जॉन इज माय बेस्ट फ्रेंड, यानी कोई व्यक्ति बता रहा है उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कि उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? जॉन है। अब आप जानते हैं जॉन किसी का नाम है, तो ये क्या नाउन है। अब अपन इसमें आगे जॉन के बारे में बताएंगे, क्योंकि माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं, तो आगे भी यहाँ क्या होना चाहिए था? जॉन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जॉन एक होनहार छात्र है। पर जब अपन को यहाँ पता चल चुका है कि किसके बारे में बात हो रही है? जॉन के बारे में, पूरे पैराग्राफ के बारे में, तो इस एक ही शब्द का, इस नाउन का बार बार रिपीटेशन न तो बोलने में अच्छा लगता है और नहीं अपन लिखेंगे उसमें अच्छा लगता है, अरुचिकर बना देता है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति जब बार बार होती है हमारे राइटिंग में, तो वो अरुचि पैदा कर देती है। तो आपने देखा होगा कि जॉन की बात चल रही है, लेकिन यहाँ जॉन शब्द की जगह हमने किसका प्रयोग कर दिया है? ही का। तो जॉन तो नाउन है, पर नाउन की जगह अभी ऊपर परिभाषा में क्या देखा था अपन ने कि नाउन की जगह जो भी शब्द काम में आता है, जॉन नाउन है, और यह नाउन की जगह कौन सा शब्द काम में ले लिया अपन ने? ही। इसका मतलब ही क्या कहलाएगा? अपना प्रोनाउन कहलाएगा। तो सीधे शब्दों में कहा जाए, कोई भी शब्द हो, कोई भी जिसको संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह अगर हम दूसरा शब्द काम में लेते हैं तो वो अपना दूसरा शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। अब चलते हैं, जैसे नाउन के विभिन्न भेद थे वैसे ही प्रोनाउन के, सर्वनाम के काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कुछ भेद हैं, यहाँ पर कुछ प्रकार हैं। ताकि इन प्रकारों को पढ़ने के बाद जो है अलग अलग प्रोनाउंस का कैसे प्रयोग होता है यह हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो अपनी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लैंग्वेज, उसमें 10 प्रकार के प्रोनाउन दिए गए हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। दूसरा है इंडेफिनेट प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन, अधिकार सूचक प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक या वितरण सूचक प्रोनाउन। अब इनका अपन एक एक करके कि कौन सा प्रोनाउन क्या काम करता है और उसको अपन कैसे प्रयोग में ला सकते हैं ये देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन।
पहला प्रोनाउन, अपना प्रोनाउन का पहला प्रकार पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हिंदी में जिसे कहते हैं। अब कौन से शब्द को अपन पर्सनल प्रोनाउन मानेंगे, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए प्रॉपर नाउन, कोई भी शब्द जो प्रॉपर नाउन की जगह प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन अपन पढ़ चुके हैं नाउन में। प्रॉपर नाउन मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। अगर उसकी जगह अपन वाक्य में किसी दूसरे शब्द को काम में लेते हैं तो वह शब्द क्या कहलाएगा, अपना कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन अपना अंग्रेजी में वाक्य जब बनाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने प्रोनाउन में। यहां पर आपको एक टेबल दिख रही होगी। ये टेबल आपका, आप जो अंग्रेजी सीखोगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सारा सब कुछ इसी में समाया हुआ है। प्रोनाउन इस टेबल में 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इनकी भी 3 फॉर्म होती है। जैसे फर्स्ट पर्सन है 2, आई और वी, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म या नीचे लिखा हुआ एस फॉर्म। एस फॉर्म का मतलब होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी जो फर्स्ट फॉर्म है तीनों पर्सन की, इनका क्या काम है, ये कौन सा रोल प्ले करेगी, सब्जेक्ट का। जो सेकंड फॉर्म है इनकी, वो होती है पजेसिव फॉर्म, अधिकार बताने के लिए। जैसे माई कार, मेरी कार, कार पर किसका अधिकार है, मेरा। तो जो सेकंड फॉर्म है वो क्या बताएगी, पजेशन बताएगी। और जो थर्ड फॉर्म है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव की जगह काम करेगी, ऑब्जेक्ट कर्म की जगह काम करेगी। तो फर्स्ट पर्सन 2 है अपने, सेकंड पर्सन 1 है और थर्ड पर्सन 4 है। अब तीनों की ये तीनों अलग अलग फॉर्म है। जैसे फर्स्ट पर्सन है आई और वी, इनकी फर्स्ट फॉर्म है आई और वी। आई का मतलब मैं या मैंने, वी का मतलब हम या हमने। इसकी पजेसिव फॉर्म है आई की माई, माई यानी मेरा, मेरे या मेरी। और वी की सेकंड फॉर्म पजेसिव फॉर्म है और, हमारा, हमारे या हमारे। और आई की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, मी का मतलब मुझे। और वी की थर्ड फॉर्म है अस, हमें। सेकंड पर्सन की तरफ चलते हैं। सेकंड पर्सन केवल एक ही है, यू। फर्स्ट फॉर्म इसकी यू है, इसका मतलब है तुम या आप। इसके बाद इसकी पजेसिव फॉर्म आती है यूआर, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आपका, आपके, आपकी। और इसकी थर्ड फॉर्म है वापस यू, तुम्हें, तुमको या आपको। थर्ड पर्सन 3 है। पहला ही, ये का मतलब वह, ये केवल पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी सेकंड फॉर्म है हिज। थर्ड पर्सन है अपने, पहला ही, ये का मतलब वह या उसने, वह पुरुष के लिए आता है। सेकंड फॉर्म है हिज, उसका। और थर्ड फॉर्म है हिम, उसे। फिर आते हैं अपन शी, इसका मतलब भी वह या उसने, पर ये स्त्री के लिए। सेकंड हर, उसका। फिर थर्ड फॉर्म हर, उसे। ये स्त्री के लिए है और ये पुरुष के लिए है। दे, वे या उन्होंने। इसकी सेकंड फॉर्म दे, उनका, उनके। और थर्ड फॉर्म है इसकी देम, उनको। और लास्ट है थर्ड पर्सन में इट, इट का मतलब यह या इसे, इट्स, इसका या इसकी या इसके, जो भी है, इट, इसको। ये जो ही, सी और इट है ये सिंगुलर है। और इन तीनों की जगह अपन अगर प्लूरल काम मिलेंगे तो होगा अपना दे। ये पर्सनल प्रोनाउन है और इनका यूज 3 वाक्यों में 3 जगह पर होता है। एक सब्जेक्ट की जगह, एक ऑब्जेक्ट की जगह, और तीसरा पोजीशन बताने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
राजू बिल्ट ए न्यू हाउस, राजू ने एक नया मकान बनाया। किसने बनाया? राजू ने। नाम है किसी का, व्यक्ति का नाम है तो प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन हुई। क्या बनाया? न्यू हाउस, मकान। ये वस्तु कोई निर्जीव है तो ये भी क्या हुई अपनी नाउन। अब बात इन्हीं की चल रही है अगले वाक्य में भी, राजू की और मकान की। लेकिन आपने देख रहे हो आप, राजू की जगह क्या कर दिया आपने? ही। राजू की जगह किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? ही का। राजू ने एक नया मकान बनाया। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन इट, उसने इस पर बहुत सारा धन खर्च किया। अब चाहते तो बढ़िया राजू लिख सकते थे यहां वापस, लेकिन वो पुनरावृत्ति अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पता है कि किसकी बात हो रही है? राजू की। तो राजू की जगह अपन ने शब्द काम में लिया उसने, और नए मकान की जगह अपन ने काम लिया इस पर। तो इस पर के लिए इट और उसने के लिए ही। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है। अपन ने परिभाषा में क्या लिखा था? जो शब्द प्रॉपर नाउन की जगह काम में आए। ये प्रॉपर नाउन है, इसकी जगह काम में आ रहा है ही। ये प्रॉपर नाउन है, इसकी जगह काम में आ रहा है इट। अतः इट और ही दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? आपके पर्सनल प्रो। दूसरा प्रोनाउन है अपने इंडेफिनेट प्रोनाउन, हिंदी में जिसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है अनिश्चित। तो परिभाषा क्या कहती है इसकी? द वर्ड दैट इज यूज्ड in place of an unspecified person or thing। वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो अनस्पेसिफाइड है, मतलब जिसका निश्चित पता नहीं चल रहा अपने को, अगर उसकी जगह अपन कोई शब्द काम में ले रहे हैं तो वो शब्द, वो प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। कुछ प्रमुख जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं। समवन, किसी ने, कोई, समबॉडी, कोई, किसी ने, समथिंग, ये वस्तुओं के लिए, निर्जीव के लिए, किसी ने, एनीबॉडी, कोई नहीं, एनीथिंग, ये वस्तु के लिए, कोई नहीं, नो वन, किसी ने नहीं, नन, किसी ने नहीं, नो बॉडी, किसी ने नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, हु एवर, जो कोई भी, विच एवर, जो कुछ भी, व्हाट एवर, जो कुछ भी। कहने का मतलब है कि ऐसा नाउन जिसका अपने को स्पष्ट पता नहीं है, उसकी जगह अपन जो दूसरा शब्द काम में ले रहे हैं वो लगभग इन्हीं में से होता है, तो वो सारे कहलाते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे इस वाक्य से अपने को जब इसको देखेंगे तो अपने स्पष्ट हो जाएगा। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब चुराने वाला कोई तो है भाई, वो व्यक्ति है और उसका कोई नाम तो होगा ना। और नाम होता तो अपन यहाँ लिख देते, जैसे राम ने चुराया तो राम यहाँ लिख देते, तो नाउन हो गया वो। लेकिन अपने को पता है कि वो है तो व्यक्ति, पर उसका नाम ही पता नहीं है अपने को। तो किसी ने चुरा लिया तो उसकी जगह अपन ने कौन सा शब्द काम में लिया? समवन, अनिश्चित है। तो ये क्या कहलाएगा अपना? इंडेफिनेट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पता नहीं चल रहा अपने को। तो ऐसे शब्द जो अनिश्चित सब्जेक्ट की ओर इशारा करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद तीसरा प्रोनाउन अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है निजवाचक सर्वनाम? रिफ्लेक्सिव, निज यानी स्वयं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन। कोई भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है? विच रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस,
जो वापस इशारा करता है किसकी तरफ, जिस वाक्य में वो आया है ना, उसके सब्जेक्ट की तरफ वापस इशारा करता है वो। और वो सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये वाक्य में जहां कहीं भी आएगा ये प्रोनाउन, वो वापस अपने जिस वाक्य में आया ना उसके सब्जेक्ट की तरफ इशारा करेगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो कार्य स्वयं कर्ता की तरफ होता है उसको बताने वाला जो शब्द होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। निज यानी स्वयं, यानी जो कार्य किया वो स्वयं पर ही उसका फर्क पड़ता है, अतः वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये बहुत ही सरल, अभी अपन ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, उसकी पजेसिव फॉर्म पढ़ी थी सेकंड फॉर्म, उसमें या तो सेल्फ जोड़ देते हैं या सेल्फ, एक वचन में सेल्फ जुड़ जाएगा और बहुवचन में सेल्फ जुड़ जाएगा। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, इन सब का मतलब वही है। बहुवचन में आप देखो जो भी बहुवचन में उसमें सेल्फ जुड़ा हुआ है और एक वचन में सेल्फ। माई सेल्फ मैंने स्वयं, आवर सेल्फ हमने स्वयं ने, यूर सेल्फ तुमने आपने स्वयं ने, यूर सेल्फ ये बहुवचन के लिए आपने स्वयं ने, हिम सेल्फ उसने स्वयं ने पुरुष के लिए, हर सेल्फ उसने स्वयं ने स्त्री के लिए, देम सेल्फ उन्होंने स्वयं ने, इट्स सेल्फ इसने स्वयं ने। ये इनके अर्थ हो गए। जैसे एग्जाम्पल एक, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर, उसने अपने आप को स्वयं को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। स्वयं के लिए किया कार्य उसने, किसके, उसने छिपा लिया स्वयं को, स्वयं को इसके लिए। तो ये जो आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये अपने पहले आए हुए सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है। तो ये क्या कहलाता है, जितने भी हैं अपने सेल्फ और सेल्फ वाले, जो निजता की ओर यानी स्वयं नहीं किया है, उनने छिपने का काम उसने स्वयं ने अपने लिए किया है, दरवाजे के पीछे छिप गया, वो स्वयं खुद छुपा है। तो ऐसे सारे जितने भी हैं शब्द वो कहलाएंगे अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है अपना एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दृढ़ता मतलब किसी पर मजबूती से इशारा करना। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, एक ही चीज का अंतर है। वो सारे के सारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, यानी कि जो सेल्फ और सेल्फ से जुड़कर बने हैं, वो सारे के सारे एम्फेटिक प्रोनाउन भी वही है। अंतर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है द वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स, वो शब्द जो सेल्फ और सेल्व्स से जुड़े हुए हैं, एंड दैट सर्व टू एम्फेसाइज देयर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज वजन रखते हैं, उस पर फोकस करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं अपने एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, सारे के सारे वही हैं जितने भी सेल्फ और सेल्व्स वाले प्रोनाउन हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी ये हैं। अंतर क्या है कि अपन ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था तो कार्य स्वयं कर्ता पर होता है, उसमें ये पढ़ा था अपन ने। यहां पर जोर देकर, जैसे मैं कहूं मैंने ये काम खुद नहीं किया और किसी ने नहीं किया, खुद नहीं किया, खुद पर जोर दे रहा हूं मैं, तब वो क्या होगा अपना एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे लिखा हुआ है शी हर सेल्फ डिड इट, उसने ये स्वयं किया।
द टीचर हिमसेल्फ टॉट मी, टीचर ने स्वयं ने मुझे पढ़ाया, किसी और ने नहीं, स्वयं टीचर ने पढ़ाया मुझे। अब इन दोनों में अपन थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि प्राय होता क्या है, शब्द वही हैं, एम्पेटिक में भी यही शब्द है और रिफ्लेक्सिव में भी यही शब्द है। अब प्राय अंतर क्या है, हालांकि ये कोई नियम नहीं है। अब दोनों में बेसिक फर्क कैसे करेंगे अपन वाक्य में। प्राय क्या होता है, जब ये शब्द हैं सेल्फ और सेल्फ वाले, ये यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आते हैं, इसका मतलब वो उस सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये प्रोनाउन तब क्या कहलाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। और यही शब्द यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आकर वाक्य में कहीं बाद में आते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब ये आते हैं तो क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन, और यदि वो वर्ब के बाद में कहीं पर आते हैं तब क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, अपना 5वां प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं। साफ पता चल रहा, संकेत करते हैं, ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करते हैं। और ये ऐसे 4 हैं जो संकेत करते हैं, और वो 4 हैं दिस, दैट, दीज और दोज। अब दिस और दैट ये तो एक वचन है, दीज और दोज बहुवचन है, दिस और दीज पास की वस्तुओं की ओर संकेत करता है, दैट और दोज दूर की वस्तुओं के लिए संकेत करता है। ये चारों क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट्स दैट दे डिस्क्राइब। और इन चारों का प्रयोग, इन चारों प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब ये जिस ऑब्जेक्ट को या जिस वस्तु को या व्यक्ति को या स्थान को बता रहे हैं जिनकी तरफ संकेत करते हैं। जैसे दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं, तो अपन ये कहते हुए इशारा करेंगे जो पुस्तकें पढ़ी हुई है ना, संकेत कर रहे हैं कि ये जो पुस्तकें हैं, मतलब कुछ पुस्तकें पढ़ी हुई है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। तो ये दीज क्या कहलाएगा, अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि जैसे यहां दीज बुक्स आर माइन, ये पुस्तकें मेरी है, बात वही है, अर्थ वही है, पर अब इस दीज को अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते अपन। क्यों? क्योंकि ये दीज बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये दीज यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, न कि प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन कब कहलाएगा, जब इनके साथ, इन चारों शब्दों के साथ इनके बाद क्या आएगी, कोई वर्ब आएगी। जैसे यहां आ रही, स्पेशली बी फॉर्म जो होती है, इज, आर, एम, वाज और वर, ये इनके बाद आएगी, तो ये चारों शब्द क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि इनके साथ नाउन आ रही है कोई, तब ये प्रोनाउन नहीं कहलाकर क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये अंतर ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द वही है, यहाँ दीज, यहाँ भी दीज है, पर यहाँ बाद में नाउन आ रही है तो ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं, और यहाँ इसके बाद में वर्ब आ रही है तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है अपने पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, पजेशन से पढ़ा है, पजेशन का मतलब होता है अधिकार। जो कुछ शब्द हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर अधिकार बताने के लिए, उस पर स्वामित्व बताने के लिए, हक बताने के लिए काम में आते हैं। वैसे इनके लिए माई, योर, हिज, हर भी काम में आते हैं अधिकार के लिए, पर उनके साथ क्या होती है, नाउन साथ में आती है उनके, और इनके साथ क्या है, नाउन साथ नहीं आती, ये अकेले आते हैं और प्राय वाक्य के अंत में आते हैं। डेफिनेशन भी बहुत सरल है इसकी।
द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू डिस्क्राइब पोजिशंस। सीधी सी डेफिनेशन है कि जो प्रोनाउन अधिकार बताते हैं किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर, किसी स्थान पर अधिकार बताते हैं। अधिकार अभी मैंने बताया माई, ओवर, हिज, हर, ये भी बताते हैं, पर उनके साथ नाउन आती है, ये अकेले आते हैं। ये हैं वो सारे शब्द, माइन मेरा, मेरे, मेरी, ओवर्स हमारा, हमारे, हमारी, यूवर्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपके, आपकी, हिज उसका, हर्स उसका, ये पुरुष के लिए, ये महिला के लिए, देयर्स उनका, इट्स इसका, हुज किसका, ये पूछने के लिए होता है। ये सारे शब्द क्या बताते हैं, अधिकार, और इसलिए ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्राय इनकी जो पोजीशन होती है वो वाक्य के कहाँ होती है, एंड में होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, पोजीशन बता रहा, यह कार मेरी है, ये शब्द लास्ट में आ रहा है और अधिकार बता रहा है। अब इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, दिस इज माई कार, अर्थ दोनों का सेम है, और ये अधिकार बता रहा माई, पर इसके साथ कार आ रहा ना, ये नाउन है। तो ये जितने भी शब्द हैं सेकंड फॉर्म वाले जो अपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे वो भी अधिकार बताते, पर इनके साथ नाउन आता है, और ये जो शब्द हैं इनके साथ नाउन नहीं आता है। तो ये सारे शब्द ऐसे शब्द जो अधिकार बताते हैं और जिनके साथ नाउन नहीं होती, ये सारे शब्द ये लिखे हुए हैं, तो इस सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आर दीज एप्पल्स योर्स, क्या ये सेव आपके हैं, पूछा जा रहा है क्या आपका अधिकार है क्या इन पर। तो इस प्रकार के ये सारे शब्द ये अधिकार बताते हैं, और अंग्रेजी में इनको कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन, और इनकी पोजीशन वाक्य के कहाँ होती है, एंड में होती है। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण तो जो प्रोनाउन अपन, जो 10 प्रोनाउन हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रोनाउन जो अब आगे जब अपन ग्रामर में आगे बढ़ते हैं, जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्लोज, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है, कौन से शब्द होते हैं, द प्रोनाउन विच रिलेट्स टू ए नाउन और ए प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो संबंध बताता है किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से, दैट गोज जस्ट बिफोर इट, प्रोनाउन तो है, वो प्रोनाउन वाक्य में उससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आई है ना उसे रिलेशन बनाएगा, और एक्टिंग टू इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, और एक जो रिलेटिव क्लोज उपवाक्य होता है उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय देता है। ये क्लोज मामला जो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको बाद में अपना नंबर आएगा, इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा, वो अलग से पढ़ेंगे। अभी सरल शब्दों में ये सब समझिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो 2 वाक्यों को जोड़ता है, और जहां वो आता है उसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आती है उस वाक्य में, उससे वो संबंध स्थापित करता है। अब ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, हो, अभी आपको लग रहे होंगे कि ये तो क्वेश्चनिंग वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द हैं वही, पर इनका यहाँ प्रयोग अलग है और इनका यहाँ अर्थ भी अलग है। जैसे हु मतलब जो की, जिसने की, हुज जिसका, जिसके की, जिसकी की, हुम जिसको की, विच जिसके, जिसको की, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए, वाट जो की, दैट जो की, वेयर जहाँ की, वेन
जबकि, ये इनके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अर्थ हैं और ये सारे कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी ये शब्द अपने जिस वाक्य में आएंगे उसमें पहले से इनके जो मौजूद है नाउन या प्रोनाउन उसके बीच में आपस में संबंध स्थापित करेंगे और इसके पहले, इनके पहले वाले वाक्यों को और इनके बाद के वाले वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे। तो ये सारे कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आई शैल पनिश द बॉयज हु डू नॉट ओबे मी, मैं सजा दूंगा, मैं लड़कों को सजा दूंगा। हु डू नॉट ओबे मी, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अब यहां आ रहा हु, एक वाक्य लिखा हुआ है आई शैल पनिश द बॉयज, मैं लड़कों को सजा दूंगा। और दूसरा वाक्य है हु डू नॉट ओबे मी, जो मेरे आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। किनको मिलेगी सजा? जो वो लड़के। तो ये हो जो शब्द आ रहा है इसके पहले ये नाउन आ रही है, इससे संबंध स्थापित कर रहा है। और एक वाक्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और दूसरा वाक्य जो पीछे आ रहा है उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब ये जो दूसरा वाक्य है दरअसल ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अब ये कैसे और क्यों है ये फिर बाद में बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, जो क्लॉज में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। कहने का मतलब है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे यहाँ हु है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। पहला वाक्य ये है, दूसरा वाक्य ये है, दोनों को जोड़ने का काम हु कर रहा है। और हु अपने पहले वाले वाक्य में जो नाउन आई हुई है इससे संबंध स्थापित कर रहा है, जो कि हमने परिभाषा में पढ़ी थी कि अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करेगा और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। यानी हु क्या कहलाएगा? अपना रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, दिस इज द विलेज, ये गांव है। आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था। दो वाक्य हैं। अब इशारा कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जहां, यही वो गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। यानी गांव के बीच में संबंध कौन बता रहा है? इसके बिना कोई अर्थ नहीं बैठ रहा। और दो वाक्य हैं ये और ये, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है वेयर, जहां के अर्थ में। तो ये वेयर क्या कहलाएगा? अपना रिलेटिव प्रोनाउन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे शब्द अपने को दैट को छोड़कर कैसे लग रहे हैं? प्रश्नवाचक शब्द लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर इनका अर्थ भी अलग है, इनका प्रयोग भी अलग है, इसलिए ये यहाँ किस रूप में है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप। यहाँ आपको कुछ शब्द दिख रहे होंगे, वाई, वेन, हु, हुज, यही शब्द आपको अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें भी नजर आए होंगे। तो वहाँ वो क्या थे? रिलेटिव प्रोनाउन थे और वाक्य में उनकी पोजीशन अलग थी। यहाँ ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इनकी वाक्य में पोजीशन अलग है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कुछ नहीं है, बहुत सरल है। यानी प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द अपन काम में लेते हैं, और अंग्रेजी में ये प्रायः वाक्य के आरंभ में होते हैं। और डेफिनेशन भी बहुत सरल है, द प्रोनाउन विच इंट्रोड्यूसेस ए क्वेश्चन, जो प्रश्न की शुरुआत करता है। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य की शुरुआत में इनमें से, इन्हें WH वर्ड भी बोलते हैं, इनमें से यदि कोई है, सीधी सी पहचान है, प्रश्नवाचक वाक्य है और उसके शुरुआत में इनमें से कोई एक शब्द है, तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इनका काम क्या है? प्रश्न पूछने का ही काम है और इनकी पोजीशन वाक्य की शुरुआत में होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये शब्द रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं, पर वो वाक्य प्रश्नवाचक हो भी सकता है और नहीं भी। और इनकी वाक्य में पोजीशन वहाँ बीच में होती है, जोड़ने के लिए होती है, यहाँ शुरुआत में होती है। जैसे अब इनके अर्थ भी अलग अलग है प्रश्न पूछने के लिए, तो वो बहुत सरल है।
बहुत सारे हैं, यहाँ हमने पूरे नहीं लिखे हैं, आप जानते हैं बहुत सरल हैं। तो वाई, क्यों, वेन, कब, हु, कौन, हुज, किसका, हाउ, कैसे, हाउ मेनी, कितने, हाउ मच, वाट आदि। वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक वाक्य है, सीधी सी पहचान है, जिसके पीछे ये पंक्चुएशन मार्क हो वो तो ये वाक्य की शुरुआत में आ रहा है प्रश्नवाचक वाक्य में। वेयर है, यहाँ वाई है, यहाँ हु आ रहा है, यहाँ हाउ मेनी आ रहा है, हाउ मेनी। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे चलता है अपना अगला प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे हिंदी में कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक मतलब आपसी। इसकी परिभाषा क्या कहती है, द प्रोनाउंस विच एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप, वो प्रोनाउन जो आपसी कार्यों को बताते हैं, यानी एक साथ एक जैसे कार्य दो व्यक्ति कर रहे हैं, तब अपन जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इसके द्वारा दीज आर यूज टू स्टॉप अननेसेसरी रिपीटिशन इन ए सेंटेंस, ये एक वाक्य में अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, दो ही हैं, ईच अदर, वन अनदर, दोनों का मतलब था एक दूसरे के साथ। अब दोनों में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं, छोटा सा अंतर है। जब ये हम यदि दो व्यक्तियों की या बात कर रहे हो तब ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और यदि दो से ज़्यादा एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक जैसा ही, तब हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अब वो रिपीटेशन वाली बात थी कि उससे कैसे बचेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। राम एंड सीता गेव ईच अदर गिफ्ट्स, इसका मतलब है एक दूसरे को, राम ने और सीता ने दोनों ने एक दूसरे को क्या दिए, गिफ्ट दिए। अब ये नहीं होता तो अपने को क्या लिखना पड़ता, राम गेव सीता गिफ्ट्स, सीता गेव राम गिफ्ट्स। तो काम दोनों एक ही कर रहे हैं, तो दो वो पुनरावृत्ति होगी दोनों का अलग अलग। उससे बचने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है ईच अदर का। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को एक साथ ही हो गया अपना काम, अनावश्यक पुनरावृत्ति रिपीटेशन से बच गए हम। तो ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसका काम क्या है, अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकना और आपसी कार्य जो एक साथ हो रहे हैं उनको बताना। अब यह राम और सीता दो ही व्यक्ति हैं, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, ईच अदर का। जैसे नीचे वाला जो एग्जाम्पल है, मेनी कंट्रीज आर वर्किंग विथ वन अनदर ऑन डेवलपिंग द वैक्सीन ऑफ कोविड-19। इसमें देखिए बहुत सारे देश साथ मिलकर एक दूसरे के, वही मतलब है इसका भी, लेकिन यहाँ हमने ईच अदर का प्रयोग नहीं करके वन अनदर का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि मेनी कंट्रीज दो नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। बहुत सारे देश आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं, किसके लिए, वो कोविड-19 जो नई बीमारी फैली है उसका वैक्सीन, उसका टीका वो विकसित कर सके। तो वन अनदर और ईच अदर दोनों एक जैसे कार्य जब हो रहे हो तब इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि एक ही बात को बार बार नहीं कहना पड़े। जब दो व्यक्ति एक साथ एक जैसे कार्य कर रहे हो तो ईच अदर का प्रयोग करना है, और जब बहुत सारे मिलकर एक जैसा ही कार्य कर रहे हो तब वन अनदर का प्रयोग करना है। तो ईच अदर और वन अनदर दोनों कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम। अगला और आखिरी 10वां प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं वितरण सूचक सर्वनाम।
ये तीन होते हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ईच, आइदर एंड नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये जो तीनों शब्द हैं ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। क्यों हैं? बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट टाइम। बहुत सारे व्यक्तियों और वस्तुओं में से ये एक एक करके सूचित करते हैं। है तो बहुत सारे व्यक्ति वस्तु, लेकिन उन पर इनके द्वारा एक एक करके, तो एक एक कर का मतलब वितरण होता है, तो एक एक करके अपने को संकेत देते हैं। तो इसलिए ये तीनों क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना अपने को, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी ये तीनों शब्द अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। लगते तो प्लूरल की तरह हैं, जैसे बहुत सारे व्यक्तियों की तरफ इशारा करते हैं, पर एक एक करके करते हैं। इसलिए हमेशा ये तीनों सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इट शुड बी फॉलोड ए सिंगुलर नाउन। इनके बाद जो नाउन होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए। जब ये सिंगुलर है और नाउन सिंगुलर है तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे ईच बॉय वाज गिवन ए प्राइज। प्रत्येक बच्चे को पुरस्कार दिया गया, यानी सभी बच्चों को मिला, लेकिन ईच क्या कर रहा है? एक की तरफ इशारा करता है। तो इसलिए सिंगुलर है, सिंगुलर ही नाउन आ रही है और सिंगुलर ही क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। अब प्रत्येक के हिसाब से अपन बहुवचन मानकर अगर ऐसा लिख देंगे ईच बॉयज वर गिवन प्राइजेस, प्रत्येक लड़कों को पुरस्कार मिले, तो ये वाक्य अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि अपन ने ऊपर ही लिख रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ आने वाली नाउन और उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर। यहाँ ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके साथ आने वाली बॉय नाउन ये भी सिंगुलर है, और ये वाज जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है। तो ये वाक्य सही है और ये गलत है। यहाँ देखिए नाइदर आंसर इज करेक्ट। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी उत्तर सही नहीं है, यानी दोनों ही सही नहीं, तो बहुवचन हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है अपने को। और ये लगने पर अगर यदि अपन ने ये लिख दिया नाइदर आंसर्स आर करेक्ट, दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले कह दिया लगते तो ये बहुवचन की तरह, लेकिन काम कैसे करेंगे? सिंगुलर की तरह। तो नाइदर सिंगुलर है, इसके साथ नाउन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब सिंगुलर आ रही है, तो ये ध्यान रखना अपने को। ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लगने में ये बहुवचन के लगेंगे लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब ही आएगी। आप गलती से प्लूरल का प्रयोग नहीं कर देवें। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। ये थे अपने प्रोनाउन और उनके विभिन्न प्रकार। जल्दी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तब तक घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।